आमतौर पर कहा जाता है किसी पार्टनरशिप के बारे में, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा कि दो ऐसे खास लोग एक साथ आए, न सिर्फ 35, 36, 37 साल तक पार्टनरशिप करें और आगे कई सालों तक करने का इरादा रखें, और न सिर्फ वो बल्कि उनके आने वाली जनरेशन्स भी इसमें जुड़ जाएं और एक ऐसा सफल बिजनेस मॉडल बनाएं जिसको देखकर लोगों को कहे अरे वाह, ये तो हमें भी करना चाहिए या ये तो हम भी कर सकते थे। लेकिन समय से पहले ऐसा सोचना और करना और उसको लगातार करते रहना, ये एक बड़ी बात है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि आज मैं ये बाजार से हटकर क्या बातें कर रहा हूँ, वो भी दिवाली के इस खास मौके पर, जबकि हम सीरीज़ जो इस वक्त मना रहे हैं दिवाली को लेकर, ये दिवाली खुशियों वाली। तो कई बार आपको बिजनेस पर राय मिलती है, लेकिन आज मैं मार्केट पर राय मिलती है, लेकिन मैं आज आपसे मिलवाने जा रहा हूं दो ऐसे खास मेहमानों को जिनके किसी परिचय की, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आज मैं उनसे कुछ अलग और हट के बातें करने वाला हूं जो आपको बड़ी पसंद आएगी। जी हाँ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के दोनों ही फाउंडर मोतीलाल ओसवाल साहब और रामदेव अग्रवाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जी बिजनेस पर। पहले तो आप दोनों को, आपकी पूरी टीम और आई एम श्योर अब लाखों से करोड़ों में हो चुके होंगे आपके कस्टमर्स, उन सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी बिजनेस की तरफ से। धन्यवाद अनिल जी, आपकी टीम और आप पूरी चैनल और सब दर्शकों को हमारी तरफ से भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा बिजनेस है आपका, स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट का, लोगों को लगता है कि भाई बहुत कंप्लायंस है, इतने झंझट हैं, ये देखो वो देखो, ये रिपोर्टिंग करो वो रिपोर्टिंग करो, और आमतौर पर कोई लिस्ट होना नहीं चाहता, है ना। शांति से क्यों बार बार हर 3 महीने बाद जाकर अनिल जी को जवाब देना है, इंटरव्यू देना है, पूछेंगे क्या प्रोजेक्शन है, कितना कमाया, आगे क्या करेंगे। आपने कैसे 1987 से पार्टनरशिप शुरू करके ये सोचा, शायद 2008 में आपका आईपीओ आया था, राइट? तो ये लिस्ट होकर एक आपने किस तरह से ये थॉट प्रोसेस आई कि हाँ हमें कॉर्पोरेट बनना है, लिस्ट होना है और इस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना है? तो अनिल जी, जब हमने 1987 में जब बिज़नेस चालू किया था तो हमको भी नहीं पता था कि भाई बिज़नेस कितना बड़ा बन सकता है और हम लिस्ट भी हो सकते हैं, या आज जो 14-15 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप इतना हो सकता है। बट एक मुझे लगता है कि जुनून था और एक डिटर्मिनेशन था और कुछ ना कुछ करने की इच्छा थी, तो एटलीस्ट वहाँ से चालू किया। 87 में सीए हमने पास किया, रामदेव मैंने दोनों ने एक ही हॉस्टल में थे हम लोग साथ में, तो वहाँ से शुरुआत की। और आई थिंक वी वर, जैसे बोलते हैं कि आप सब सही समय पर, राइट टाइम एंड द राइट काइंड ऑफ आई थिंक अपॉर्चुनिटी, तो सही समय पे आई थिंक मार्केट भी उस टाइम काफ़ी छोटे लेवल पे थे, लेकिन एक इरादे के साथ एक आपका कहीं ना कहीं एक तकदीर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सो वी वर एट द राइट टाइम, द राइट प्लेस एंड विद द राइट पार्टनर। आई थिंक एक अच्छे भागीदार के साथ एक अच्छा एक शुरुआत थी। सो मेहनत, ईमानदारी, लगन, पैशन और आई थिंक भागीदारी के साथ एक अच्छा लक भी था हमारे साथ। हमारे लिए तकदीर भी अच्छी थी कि हम ये मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन सर, रामदेव सर, लेकिन 15 साल हो गए आपके आईपीओ को, लेकिन मुश्किल से 300-400 करोड़ का आईपीओ था। उसके बाद 2-3 बार तो आप वैसे ही बायबैक कर चुके हैं। 300-400 करोड़ का आईपीओ, 1300 करोड़ तो आप पहले 6 महीने में इस बार कमा चुके हैं, राइट? 2-2.5 हज़ार करोड़ की आपकी सालाना कमाई है। क्या वाकई में आईपीओ लाने की ज़रूरत थी आपको? और क्या आपको वैसे लगता है कि एक ब्रोकर को लिस्ट होने में फ़ायदे ज़्यादा हैं? क्या बदलता है एक्चुअली? देखिए, आईपीओ लाना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कॉर्पोरेट हुआ 96-97 में, तब से हमने सोचा था कि वी वांट टू बिल्ड समथिंग विच इज़ गोइंग टू लास्ट बियॉन्ड अस। एक कंपनी का जो स्ट्रक्चर आपको मालूम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो वो जो एक कंसेप्ट था, उसको आप या तो आप उसको प्राइवेट, मतलब कंपनी बना के भी आप प्राइवेट रख सकते हो, और कंपनी बना के एक्चुअली उसका जो रियल यूज़ है वो कर सकते हो आप। तो हमने तभी से डिसाइड करा था कि हमको ऐसा कॉर्पोरेट एंटिटी बनाना है जो हमसे आगे, हम तो 25-50 साल जिएंगे, उसके आगे भी बहुत बड़ा बने हो। जो अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, उस टाइप का कुछ बनाए, उसके लिए नींव रखे थे हमने जब हम कॉर्पोरेट बने 96-97 में। तो वो धीरे धीरे जो है ना, वो बात चल रही थी। फिर उसके बाद 2006-07 में फिर बात आई कि भाई अब टाइम आ गया है कि आप, एक्चुअली हमने छोटा सा प्राइवेट इक्विटी भी किया था, जो अभी आजकल होता है आईपीओ के पहले। और फिर उसके बाद हमने 2003 में हमने स्टाफ को ESOP भी दे दिया था। अच्छा, 2003 में? उस जमाने में? हाँ, उस समय दिए थे, कोई लिया नहीं था, बोले इस कंपनी की क्या कीमत है। हाँ, सो कुछ 5-10 करोड़ के, 5 करोड़ या 7 करोड़ के वैल्यूएशन में हम पूरी कंपनी देना चाहते थे।
एंड उसके बाद भी 10-20 लोग को दिए, 25 लोग को दिए, उसमें 2-4 लोग ही लिए एनीवे। तो उस समय से हमारे मतलब मंशा बन गई थी कि इसको तो आईपीओ तो करना ही है, मतलब पब्लिक तो करना ही है। जैसे आप बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा लिस्टिंग सही है करके कंपनी चलाना चाहिए। तो क्या गेम बड़ा होगा। अभी मतलब 4,000 कंपनी लिस्टेड है, कम से कम 10,000 कंपनी लिस्टेड होना चाहिए, ताकि खेल में मजा आएगा और बाजार के भाव भी नीचे गिरेंगे। जब सप्लाई आएगा शेयर्स का, तो जो अभी जो थोड़ा मतलब थोड़ा गर्मी है वो थोड़ा कम होगा और वो बहुत अच्छा होगा, रिजनेबली प्राइस हो जाएगा। पहला वहाँ भी इन्वेस्टर ऐसा देखा है मैंने जो कहता है कि भाव नीचे आए सर। आप पहले नहीं, भाव इन्वेस्टर रिजनेबल हो, समझे ना। लेकिन चूंकि आज मेरा फोकस ज़्यादा आपके बिजनेस से रिलेटेड जैसे आपने क्रिएट किया है, अब आपकी दोनों की नेक्स्ट जनरेशन भी बिजनेस में आ चुकी है और आपके साथ भी काम कर रही है, तो दो चीज़ें हैं। एक, इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में बिजनेस जो शिफ्ट होता है उसमें क्या सावधानियां रखनी होती है और क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए, सावधानी तो एंड ऑफ द डे कि भी आपका वेवलेंथ कैसा है। बिकॉज जब दो लोग साथ में काम करते हैं, अभी ना दो जनरेशन अगर साथ में काम करेगी, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई एटलीस्ट बिजनेस कम्स फर्स्ट, उसके बाद एटलीस्ट क्या सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, सबका अपना अपना पैशन होता है। तो अभी जैसे दोनों जनरेशन डेफिनेटली अभी तो हम लोग ही हैं अभी तक ड्राइविंग सीट में, हम एंड हमारी कोर टीम सब प्रोफेशनल्स है, लेकिन मेरा बेटा प्रतीक, रामदेव का बेटा वैभव, सो दोनों का अपना पैशन है, दोनों का एटलीस्ट अच्छा वेवलेंथ भी है और काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे कंपनी को कैसे आगे ले जाना है, धीरे धीरे हम लोग भी नाउ धीरे धीरे बैक सीट पे आ रहे हैं। सो प्रोफेशनल्स, इट्स नॉट दैट वैभव और प्रतीक अभी तो बोर्ड में भी नहीं है, बट प्रोफेशनल्स हमारे बोर्ड पे हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी है। सो गवर्नेंस अपने हिसाब से चल रहा है, ओनरशिप अपने हिसाब से चल रही है। तो रामदेव सर, क्या ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आप जब भी कोई भी बिजनेस बनाते हैं उसको बड़ा करना आसान है, नेक्स्ट जनरेशन को देना ये ज़्यादा इजी हो जाता है, प्रोसेस स्मूथ हो जाती है, क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, ये जो हैंड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, कि अच्छा है कि दोनों बच्चे यहीं हैं एंड दोनों मतलब एजुकेशनली वेरी वेल क्वालिफाइड एंड दे आर गुड बॉयज़, बोथ ऑफ देम आर गुड बॉयज़। अभी उनको कितना करने का है, सी देखिए, हम लोग को जितना करना था हम लोग कर रहे हैं और करेंगे आगे। उनको कितना करना है, उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। दे कैन टेक फ्रॉम से $2 बिलियन से $200 बिलियन, है ना। वो अपॉर्चुनिटी है, देश वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्लेटफॉर्म वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सब कुछ है। उनके साथ में टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी हैं, ज़बरदस्त टीम भी है, बिजनेसेस हैं, वो सब कुछ है। वो उनको जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी हर साल बढ़ते जा रही है कहीं न कहीं जाके। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई जैसे आज जैसे बहुत अच्छा ट्रांजिशन हुआ, मैं जैसे बजाज ग्रुप में ट्रांजिशन हुआ, राहुल बजाज जी ने इतना अच्छा ट्रांजिशन किया, दोनों बच्चे बहुत। सो उस टाइप का हम देखना चाहते हैं कि भाई कैसे प्रोफेशनल को साथ में लेके जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो आगे बढ़ाते हैं। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है और मेरे ख्याल से देयर इज़ नो रीज़न व्हाई इट विल नॉट हैपन। आई मीन व्हाई वी कांट लर्न फ्रॉम अदर एग्जांपल्स, एंड ये होगा, पक्का होगा, एक कंपनी लेकिन बनेगी। सर, एक चीज़ और जो हाल ही में आप दोनों को सुर्खियों में रखे हुए थे कि आर्ट ऑफ गिविंग। कमाते बहुत लोग हैं, देना चाहते भी होंगे शायद कुछ लोग, लेकिन दे बिल्कुल कम लोग पाते हैं। तो आप दोनों ने 5% टोटल 10% अपनी स्टेक जो है आपने कहा हम किसी चैरिटेबल पर्पज से यूज़ करेंगे। थॉट कहाँ से आया, कैसे आया है और क्या करना चाहते हैं? देखिए, देना तो था ही, मतलब बफेट साहब से भी, मतलब चक फिनी जो है उनके गुरु हैं इन गिविंग। मेरे लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए गुरु हैं बफेट साहब, और वेल्थ गिविंग के लिए गुरु हैं चक फिनी। ओके। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, बहुत लोग जो ये गिविंग का जो ये है पूरा, वो पूरा मूवमेंट चालू हुआ है चक फिनी से। लेकिन जो इतना बड़ा मतलब वेल्थ क्रिएट होने वाला है, इस हमको इतना मालूम है कि ये मतलब 20-25% कंपाउंडेड वेल्थ क्रिएट होगा। आप समझिए, यदि मान लो अभी 15,000 करोड़ है तो 10 साल में हो सकता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ हो जाए। उसको करोगे क्या आप? सो इट इज़ बेटर दैट वी यूज इट फॉर द सोसाइटी। जिस सोसाइटी ने हमको दिया कि हम सीए बने तो हमको हॉस्टल मिला, हमको किसी ने कोई गुरुजी ने पढ़ाया, मतलब जो एजुकेशन का जो बेनिफिट मिला इस कंट्री में, वो चीज़ हम कम से कम दे तो सही जितना बन सकता है। अरे भाई, 100% थोड़ी नहीं दे रहा हो आप तो अभी तो 10% कमिट किया, वो भी एग्जीक्यूट करने का बाकी है। तो क्या है, गिविंग इज अ नोबल थॉट एंड गिविंग ऑफ नॉलेज। गिविंग ऑफ मनी तो ठीक है, मतलब हम तो लाइक वी आर ड्रॉप इन द ओशन, बट गिविंग ऑफ नॉलेज, दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट। गिविंग इन एवरी पॉसिबल वे will make us very happy. That is the main thing. See, it is making us very happy. ऐसा मतलब देना इसलिए नहीं दे रहा है, अंदर से लग रहा है कि दे रहा है।
हाँ, एक समय होता है जब लेने में बड़ी खुशी होती है, एक समय के बाद देने से खुशी मिलती है। आप उस स्टेज पे भी आ चुके हैं और जाहिर सी बात है ईश्वर ने इतना आपको सबल बनाया है। मैं कुछ ऐड करूंगा। रामदेव ने जैसे बताया कि भी ये जो गिविंग है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे डीएनए में है। अब पहले इतना साइज, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था और एक क्वांटिफाइड भी नहीं था इतना एक टारगेट के साथ देना है। बट मैं जो कम्युनिटी, अपने जो फैमिली से आता हूँ, समाज से आता हूँ, जैन समाज में हमेशा हम लोग चैरिटी तो करते थे, लेकिन फॉर्म अलग था, करेक्ट। क्वांटिफाइड नहीं था। तो मुझे लगता है कि एक परसेंटेज का जितना अपने पास आता था, कभी पहले क्या होता था, समाज के लिए कुछ लगा दो, अपने साधर्मिक, हम जो बोलते हैं साधर्मिक के लिए कुछ दे दो, मंदिर, उपासना, साधु भगवान की सेवा, उसमें सब कुछ लगाते थे। हमारे फैमिली में मेरी साधवी है, तो पहले ही एक देने का तो था ही, डेफिनेटली एक था। बट जब हमको लगा कि यार ये अभी स्केल बहुत बड़ा है, जब आप फिलोसॉफी पढ़ते हो, धार्मिक एक्टिविटीज पढ़ते हो, दूसरे लोगों से सीखते हो, तो लगता है कि अल्टीमेटली यार अपनी नीड कितनी है। हमारी नीड तो बहुत कम है और भगवान ने हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिए हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज़्यादा दिया है। सो वी आर वेरी लकी। तो वी थॉट एटलीस्ट एक अच्छा आइडिया कि भाई हमारा कुछ परसेंटेज है इक्विटी का, जैसे हम लोग करीब 65-70% एक स्टेक दोनों करते हैं, तो 70 का एटलीस्ट 5 से शुरुआत तो करें। ये तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड में इतने सारे कॉजेज हैं, वहाँ पर बहुत कुछ आप कर सकते हो। आई थिंक द आइडिया इज टू थिंक स्टार्ट समवेयर एंड देन गिव इट मोर, जहाँ पर आपका बिलीफ है। तो हमारे फाउंडेशन का बिलीफ ये है कि भी एजुकेशन बहुत बड़ा एक कारण है और दूसरा हेल्थ केयर है। 2 सेक्टर हमने डिफाइन किए हैं कि उसमें हम कैसे दूसरों को जो अच्छी संस्था है वो दे सकते हैं। और हमारी इच्छा है कि ये एटलीस्ट 1 या 2 हमारी खुद की एक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बने ताकि इसमें हम डायरेक्टली भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक बात है। तो दोनों हेल्थ केयर और एजुकेशन, दोनों फील्ड देश को आगे ले जाने के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसा अभी रामदेव सर कह भी रहते हैं कि क्या पता आज 15,000 करोड़ की जो कंपनी है 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की बने। क्या वो टाइम आ गया है कि मतलब जहाँ लगता है कि हाँ अब इंडिया के इन्वेस्टर्स भी है, इंडिया की इकोनॉमी भी है, इंडिया का माहौल भी है, हमारा टाइम आ गया है? एकदम जोर से आ गया, इतना जोर से आ गया है कि पता नहीं, कभी कभी डर लगता है मेरे को कितना जोर से होगा। मतलब गड़बड़ हाथ से, मतलब मैंने, मतलब देखिए कि एक्सपोनेंशियल जब होता है ना तो गलत ही होता है। हर चीज़ जो है ना बहुत सही ढंग से चालू होती है, सही रीज़न से चालू होती है और आखिरी एंड जो है ना गलत हो जाता है वो। तो मतलब बाजार में क्या होता है, बाजार इज अनकंट्रोल्ड, मतलब थोड़ा इमोशनल है, ग्रीड एंड फियर। तो यदि बाई चांस जब तक फियर रहेगा थोड़ा, उसी कारण मैं बोल रहा हूँ सप्लाई ऑफ पेपर आते रहना चाहिए, तो थोड़ा फियर बना रहेगा। अदरवाइज शॉर्टेज में क्या होता है, ग्रीड भयंकर हो जाता है। तो जो बाजार, मतलब अर्निंग्स तो बढ़ेगा 15% से, बाजार बढ़ गया 25% से, तो कहीं कहीं जाके वो ऐसा माहौल हो जाता है कि उसमें फिर वो कोलैप्स होता है। सरकार, रेगुलेटर सब एक साथ आएंगे और पूरा खत्म हो जाएगा, गलत लोग आ जाएंगे अंदर और गलत काम होने लगेगा। तो ये जो है, मतलब मेरे को लगता है ये शुरुआत है। पिछले 25 साल में आपने 10-12 ट्रिलियन जमा किया सेविंग्स, जो मोती बोल रहा था। अगला 25 साल में 100 से 150 ट्रिलियन आएगा और चालू है कार्यक्रम। तो ये तो स्टार्ट ऑफ द सुनामी समझ जाओ, सुनामी जैसे होता है ना ऐसा। तो सुनामी का शुरुआत है, एकदम आप फुटहिल में हो आप। अब उसका क्या शेप होगा, किस सेक्टर में आएगा, किस कंपनी में होगा, कितना बड़ा होगा, और रेगुलेटर्स का काम है कि उस सुनामी को कंट्रोल में रखे हो। तो ये जो हम जो पहले बात की है, वो लिस्टिंग से ही वो कंट्रोल होगा। वो सप्लाई ये प्रमोटर से ही आने वाला है, बाकी सब खिलाड़ी हैं। करेक्ट। तो मेरे को लगता है कि ये अनयूजुअल टाइम है। इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतना बड़ा विजिबल चेंज बहुत कम होता है। मतलब चाइना में जो हुआ 20 साल में, कि वहाँ स्टॉक मार्केट सिस्टम उतना अच्छा नहीं, उसके बारे में हमको नॉलेज भी कम है। बट ये तो बराबर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो ये जो होने वाला है वो आप देखना, आप तो रहोगे सबको मतलब ऊपर पहुंचाने के लिए और सब कमेंट्री करने के लिए। बट मेरे को लगता है ये अनयूजुअल अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट टर्म चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं कि 6 महीने में सब कुछ उड़ जाएगा, लेकिन आप यदि 5 साल 10 साल देखेंगे तो यू कैन नॉट बिलीव वेयर यू आर सिटिंग। आपने दिवाली की बात की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। मैं कुछ सवाल आपसे दिवाली से रिलेटेड ही पूछता हूँ। आज मैं चिंता मत कीजिए, मैं मार्केट वगैरह पे ज़्यादा कुछ पूछने वाला नहीं। सर हमेशा ही जाते हैं, आप मार्केट में बात करते नहीं, आपको तो शायद पता भी नहीं होता कि ऊपर है नीचे इंडेक्स क्या चल रहा है, राइट? मतलब दोनों आप अलग ही पर्सनैलिटी है, इतने सालों से साथ हैं। ये बजाज चलाने का तो नहीं बोला, मैं बिजनेस चलाता हूँ, ये बजाज चलाते हैं। हाँ बिल्कुल, वही बोल रहा हूँ, दोनों अलग कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटी होते हुए भी 37 सालों से आप एकदम बिल्कुल मजबूती से साथ हैं। तो मुझे इस पे आपसे सवाल पूछना है। रामदेव सर, एक बात आपको बतानी है जो मोतीलाल जी के बारे में आपको बड़ी पसंद है, और आपको भी इनके बारे में एक बतानी है। हाँ, मोतीलाल जी के बारे में एक बात जो आपको बहुत पसंद बहुत सारी बातें हैं, लेकिन
आई थिंक हिज एग्जीक्यूशन स्किल्स, हिज फोकस ऑन एग्जीक्यूशन. मतलब हम बड़ी लंबी चौड़ी तो बात करते हैं, इतना बड़ा सेविंग्स होने वाला, ये होने वाला, वो होना. अरे भाई कुछ बातचीत तो पेपर में भी आता है, आप भी बता दोगे, आपको सुनेंगे तो मालूम पड़ जाएगा. लेकिन खरीदो सही, करके कोई दिखाए. बिजनेस बनाया कौन? मैं सबको बोलता हूँ गर्म कॉफी मिलता है मोतीलाल जी कारण से. यू नो, आज ये सब चल रहा है, लाइट फाइट सब इनके कारण से चल रहा है. सो यू नो, एग्जीक्यूटिंग एंड पुटिंग योर, वो भी जुनून है. सी हर चीज मतलब आज आप 10 पुस्तक पढ़ लेना वो भी जुनून है, और उसके बारे में बात करना, उसको सिंथेसाइज करना वो भी जुनून है. लेकिन एग्जीक्यूशन करना रियल हार्ड वर्क है. ये बात तो सही, काम करना आसान है, करवाना ज़्यादा मुश्किल है दूसरों से, है ना. यहाँ तक पहुँच लिया आप समझिए. अभी यदि मान लो 5-6 हज़ार करोड़ की टर्नओवर कंपनी है, 1.5-2 हज़ार 2.5 हज़ार कमाते हैं, लेकिन उसके लिए काम 50 लाख कस्टमर है, रोज का कंजट है. रोज का कंजट है. मतलब 1000 कंप्लेंट्स आते हैं. मतलब 1 घंटे के अंदर, पहले 1 घंटे के अंदर में रिजॉल्व होता था, अभी 30 मिनट के करो, अभी 10 मिनट में करो, अभी इंस्टेंट करो, क्योंकि सेबी लगा हुआ आपके पीछे. T+15 को T+1 कर दे बोलता है, T+0 करेंगे बोलता है, T+1 आवर. तो मतलब एग्जीक्यूशन चैलेंज तो आएगा ही ना. सॉफ्टवेयर, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, पीपल. मोतीलाल जी, आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा रामदेव सर के बारे में? नहीं देखिए, इनका जो पैशन है जो मार्केट के बारे में, और जो आई थिंक एक जो नॉलेज फर्स्ट जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक वो पैशन ऑन रिसर्च, इन्वेस्टिंग, तो एक जुनून है. और आई थिंक उसी जुनून से हम लोग को काफ़ी एक एनर्जी मिलती है कि एटलीस्ट इतना एक पैशन के साथ ये बंदा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत बड़ा आगे अपॉर्चुनिटी है. So I really just keep converting that passion into the kind of I think action to make sure that that passion is utilized not only for investing but creating as a business. बिल्कुल. तो दोनों अलग अलग अपने फील्ड में मास्टर है. सर, दिवाली की बात है तो दिवाली क्यों खास है या क्यों आपको ज़्यादा पसंद है, इसमें मैं सवाल लेता हूँ. मतलब कोई एक वजह है जिसको कोई याद हो, या कोई इसकी वजह से कि इसलिए हमें दिवाली बड़ी पसंद है? दिवाली में मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आता था फटाके का. एक तो पहली बात, स्कूल की छुट्टी होती थी 1 महीने की. पटाखे बंद होने का? नहीं, पहले तो 1 महीने छुट्टी होती थी. हाँ. सब खूब खेलो, उसमें मजे था, ये करो. दूसरा ये पटाखे फोड़ने का बहुत मजा आता था. आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग माई चाइल्डहुड, यू नो. So these were 2 things, and then you know, so a lot of fun, you know. पूजा पाठ हो तो मतलब it was, पूजा पाठ तो बहुत सेकेंडरी था मेरे लिए. ठीक बात है. हमारी आई थिंक दिवाली मतलब लोगों से मिलना, झुलना, सेलिब्रेट करना, साथ में खाना, साथ में बैठना. तो आई थिंक एक बहुत बड़ा एक सोशल हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक ओकेजन है, और खुशियों का एक माहौल बनता है. सब लोग पहले जब दिवाली होती तो सब लोग मिलते थे एक जगह, कहाँ से कौन आ रहा है, फिर मिठाई बांट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो एक मस्ती होता है. तो एटलीस्ट एक जो हमारा जो सेलिब्रेशन और फन पार्ट होता है ना, उसमें बहुत मजा आता है सबको. तो फिर ज़रा आपकी फेवरेट मिठाई, फेवरेट पटाखा कौन सा, वो भी बताइए. और ये फेवरेट मिठाई जोधपुर की, मतलब आप जोधपुर को, मैं भी वहीं से आता हूँ, अभी परसों वहीं से आया, तो गुलाब जामुन और एकदम मावे की आपकी कितनी की चक्की जो है. हाँ, चक्की. मिठाई में तो बहुत पसंद है. ऑफकोर्स नमकीन में आपका जोधपुर की कोई भी मिठाई हो. कचौरी आती है, तो आई थिंक एक अलग एक उसका टेस्ट होता है. बहुत मज़ा आता है खाने में. सर, आपको तो मिठाई के साथ पटाखे भी बताने पड़ेंगे. आपने तो बोला कि मुझे पटाखे चलाना बड़ा पसंद है. मतलब पहले तो पागल ही था पूरा फटाखे के लिए. अभी तो पता है बच्चे जो है, मतलब वैभव, प्रतीक, ये सब दिवाली में जैसे पूरी तैयारी है, यू नो. तो वो अब मतलब चलाने में कम मजा आता है, देखने में बहुत मजा आता है कि सब बच्चे चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ, एंड इट्स फन वॉचिंग इट. लेकिन अभी क्या है, ये सब अभी जो एनवायरनमेंट का जो हो गया, पॉल्यूशन का जो हो गया, इतना ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा फटाखा चल रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है. सो वी हैव टू बी आल्सो कंस्ट्रेंड, वी हैव टू बी. तो वो एक चीज़ हो रहा है. बट बाकी फिर भी पार्टी, अभी तो नया तो पार्टी टाइम हो गया ना. अभी मतलब रोज पार्टी है. रोज दिवाली पार्टी. हाँ, तो अभी ये सोचिए, अभी $4 ट्रिलियन में इतनी पार्टी हो रही है. मतलब 7-8 साल के बाद देखना आप, मतलब दिवाली की पार्टी भी मतलब डेस्टिनेशन होगा, समझ लगता है. क्या बात है. बड़े बड़े आइडियाज दे रहे थे. अच्छा सर, शो ख़त्म करूँ उससे पहले एक राय आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप बिजनेस साइड में हैं, आपके लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं. स्पेशली 2020 के बाद कई नए यंगस्टर्स आए हैं, जेनजी, मिलेनियल्स, है ना, यूथ है, और फीमेल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स काफ़ी है. उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मुझे सबसे बड़ा जो एक जो आप बोलेंगे कंसर्न देखेंगे, या एक बहुत बड़ा एक चैलेंज जो हमें दिखता है, कि जितने भी नए लोग जा रहे हैं, यंगस्टर्स वगैरह जो भी आ रहे हैं ना, समवेयरली सबको पैसा जल्दी बनाना है. एवरीबडी वांट्स टू मेक क्विक मनी, और इसके लिए क्या है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मार्केट में आपका ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन का हो गया है.
जहाँ पर अगर आपकी समझ है और आपकी रिस्क अच्छी है तो डेफिनेटली पैसा बनने का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैंने देखा हूँ कि ऑप्शन और फ्यूचर एक्चुअली इससे वेल्थ क्रिएट लॉन्ग टर्म बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन ज़्यादा लोग नुकसान करते हैं। तो मैं तो यही करूँगा कि भाई एटलीस्ट सोच समझ कर इन्वेस्ट करो आप, ओके। और ऑप्शन फ्यूचर में आप मत जाइए, पहले अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के देखिए, बिकॉज शॉर्ट मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में रहेगा तो पैसा बहुत बनेगा। करेक्ट। शॉर्ट टर्म में आएगा जाएगा, ज़्यादा जाएगा आएगा तो कम। सो आई थिंक उनका जो रिस्क जो एपेटाइट है वो उनको समझना चाहिए और कम से कम ऑप्शन एंड फ्यूचर में खेलना चाहिए, अनलेस आपको उसका एक कोई स्ट्रेटजी है, आपको ज्ञान है, स्टॉप लॉस है। लेकिन बड़ा दर्द होता है, सब बहुत सारे लोग नुकसान करते हैं। ठीक। आने में धीरे धीरे समय लगता है, जानने में ऑप्शंस नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन। ऐसा तो आता है, मतलब सीढ़ी के जैसे आपको हार्ड वर्क है, लेकिन लिफ्ट की जगह एटलीस्ट क्रैश जल्दी होता है। लिफ्ट भी नहीं, आजकल तो ऊपर से ही धक्का दे देते हैं, ऐसा हाल है कि लिफ्ट से भी हो तो ठीक है। तो क्या पेशेंस और स्ट्रेटजी दोनों चाहिए उसमें। रामदेव सर, नए पुराने सभी तरह के इन्वेस्टर्स को आपकी राय सर? देखिए, दो सजेशन है। जो मोती ने बोला कि स्पेकुलेशन इज जीरो सम गेम, एब्सोल्यूट जीरो सम गेम, और बीच में बहुत बड़ा फ्रैक्शन कॉस्ट है। ऐसा भी नहीं कि मतलब 1 लाख लोग मतलब स्पेकुलेशन कर रहे हैं तो 1 लाख लोग मान लो 10,000 करोड़ लॉस किए, तो 10,000 करोड़ में से कम 5,000 करोड़ तो सेबी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ब्रोकिंग फीस एंड बिड्स एंड ऑफर में उसमें निकल जाता है। करेक्ट। अब उसमें से 2-3 हज़ार करोड़ जो 10-20 लोग कमाएंगे, तो मतलब 10,000 में से मतलब समझ लो 100 लोग शायद कमा लें और बाकी 9,900 फाइनली, बिकॉज है जीरो सम गेम। मतलब उसको कोई मतलब अंडरलाइंग खाली और टॉकिंग अबाउट द प्राइस एंड दैट टू ऑन अ 1 hour बेसिस और 2 days बेसिस और 5 days बेसिस, लॉस मेकिंग मतलब इट मूव्स फ्रॉम 1% टू अदर। मतलब जीरो सम कोई हवा में नहीं उड़ जाता हो, लेकिन वो क्या है, इट इज गोइंग टू द फ्यू पीपल, ब्रोकर्स एंड फ्यू स्मार्ट गाइज। सो यू हैव टू बी वेरी, सो स्पेकुलेशन में आप यू आर लोडेड अगेंस्ट, आई मीन यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू मेक मनी एज एन स्टार्टर। स्पेकुलेशन इज डीप, इन्वेस्टिंग इज शैलो, एकदम कॉमन सेंसिकल है। सो आप एक तो उसमें क्या रिस्क इज, इंडिया में क्या खाली इन्वेस्टिंग करो ना आप, लॉस है ही नहीं। आप कितना गलती करो लॉस नहीं, मैं बोलता हूँ प्रॉफिट कम आएगा लेकिन लॉस नहीं है। स्पेकुलेशन में तो मतलब आपका बेट जो है 2 दिन के अंदर निकल जाता है ना। करेक्ट। आप 2 दिन का ऑप्शन खरीदो, 2 दिन के बाद तो प्लस माइनस हो जाता है जो भी है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं, आपका बेट इज परपेचुअल। करेक्ट। So that allows you, because the underlying belt of the economy is doing very well, you will definitely make money. और जैसे आप सीखते चले जाओगे, पहले 9% कमाओगे, फिर 12, फिर 15, 20, 30, 100% भी कमा सकते हो। बिल्कुल। तो क्या है, मैं सजेस्ट करूंगा अब हर साल 25 मतलब 2-2.5 करोड़ लोग आ रहे हैं, हर दिन 1 लाख नए कस्टमर आ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है, और आप सबसे पूछे, सब लोग एडवाइस देंगे कि हाउ एग्जैक्टली द न्यू कस्टमर शुड गेट ट्रेन्ड इन द मार्केट टू मेक मनी। बाजार में पैसा इतना है जितना गंगा में पानी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी किस्मत भी चाहिए, लेकिन थोड़ा आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए, बिल्कुल। तो डिसिप्लिन के दम पर और थोड़े से अपने जो पैसा कमाने की इच्छा है उसको कंट्रोल करके, बजाय ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म व्यू लेकर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और बिजनेस के लिहाज से किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं वो भी रामदेव सर, मोतीलाल ओसवाल सर ने दोनों ने बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस बिजनेस को साथ देने के लिए। और एक बार फिर से आप सबको, आपकी पूरी टीम को, सारे आपके निवेशकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी इन्वेस्टर और आपके व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली एंड वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर एंड न्यू डिकेड। हाँ, न्यू डिकेड ऑल्सो, बहुत बढ़िया। तो सर इस आने वाले डिकेड में बहुत सारी वेल्थ बनेगी, कई बार आपसे फिर से मुलाकातें होंगी, बाजार पर भी और कई मुद्दों पर भी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।